सीमित किसी का बपौती नहीं है। बिहार नीतीश के बाबू का नहीं है, लालू जी के बाबू का नहीं रहा तो नीतीश जी के भी बाबू का नहीं है। तो मेरे पिताजी 90 में चुनाव लड़े थे निर्दलीय रामजयपाल बाबू के खिलाफ में। उसी की कुर्मीवाद नहीं है, वहां कुर्मी की आबादी बहुत कम है, नन कुर्मी। आप देख रहे हैं खबर क्या। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जो लगातार कई वर्षों से राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और हमेशा किसी न किसी दल के साथ जुड़कर एक अच्छे मुकाम पाने की कोशिश की है ताकि समाज को एक अच्छे मुकाम तक ले जाया जाए। लेकिन अभी तक वो उस तरह से सफल नहीं हुए हैं राजनीतिक में किसी पद को पाने के लिए, लेकिन सामाजिक रूप से ये बहुत सफल रहे हैं। समाज में इनकी अपनी एक पहचान है, एक नाम है, जिनका नाम है प्रमोद कुमार निराला। ये बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं। बख्तियारपुर विधानसभा में ये चुनाव भी कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन वर्तमान में इनका कर्म क्षेत्र बदला है और यह कर्म क्षेत्र कौन सा हुआ है नया, ये सारी जानकारी हम इन्हीं से लेंगे और किस तरह के संघर्ष अभी तक इनका राजनीतिक जीवन में रहा है। तो आइए मिलाते हैं और मिलते हैं हम दोनों प्रमोद जी से। सर स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आपको भी स्वागत, धन्यवाद। सर किस तरह के राजनीतिक उतार चढ़ाव अभी तक आपने के जीवन में रहा है? ऐसे तो कहिए, जैसे निराला का नाम आता है तो राजनीति की बात होने लगता है बख्तियारपुर में। आप भी चाहते हैं कि राजनीतिक खलबल मचे तो आप निराला का नाम लीजिएगा, बख्तियारपुर में खलबल मच जाएगा और लगेगा कि हाँ कोई अब लगता है कुछ होने वाला है राजनीति में। लेकिन मैं बख्तियारपुर के जितने उम्मीदवार हैं उनको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं बख्तियारपुर से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं हरनौत से चुनाव लड़ूंगा। क्या विशेष कारण रहा है कि आप बख्तियारपुर छोड़कर हरनौत जा रहे हैं? बख्तियारपुर में पैसों का बोलबाला रहा है। यहाँ ना कोई पार्टी का वोट देता है, ना कोई व्यक्ति का वोट देता है, यहाँ पैसा के लोग वोट देता है। जनता भी यहाँ समझती है कि जो भी उम्मीदवार है पैसा से टिकट खरीद के आया है तो हमारा वोटों भी खरीद लो है, तो मैं उस खरीदने में सक्षम नहीं हूँ। इसीलिए बख्तियारपुर को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि बख्तियारपुर जनता मुझसे वंचित रहे और आजाद रूप से अपना पैसा लेके वोट दिया करे। यह एक तरह का बड़ी आरोप नहीं कहा जा सकता है कि आप उन पार्टियों पे लगा रहे हैं या उन कैंडिडेटों पे लगा रहे हैं जो इस अभी लड़ रहे हैं चुनाव वर्तमान में? आरोप कब लगता है? जब गलत होता है तब। ये तो बख्तियारपुर के सारे लोग, राजनीति लोग जानते हैं कि पैसा से टिकट आता है और पैसे से यहाँ वोट नहीं मिलता है। यदि पैसा से वोट नहीं मिलता तो मेरे पिताजी 90 में चुनाव लड़े थे निर्दलीय रामजयपाल बाबू के खिलाफ में, वो जीत जाते। हमारे पिताजी भी नामी आदमी थे, ब्लॉक में एक हस्ती रखते थे। मैं भी उनके जाने के बाद उन्हीं के चरण कदमों पर चलकर मैं राइफल बंदूक आज तक नहीं उठाया और हम आवाज से ही समाज को राजनीति छवि बनाया हूं और आवाज ही दिया हूं। आज कहीं भी खड़े हो जाइए, गांव में भी बोलिएगा, किसी गांव में जाके निराला का नाम आएगा तो बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा नेता है, लेकिन वोट क्यों नहीं देते हैं? जो वोट नहीं देता वो भी कहेगा कि हम क्यों वोट नहीं देते, हमको पता नहीं चलता है। इसीलिए पता नहीं चलता है कि निराला के पास पैसा नहीं है, तो दौलत नहीं है। तो क्या बख्तियारपुर विधानसभा विकास के नाम पे जो बातें होती है कि विकास हुआ है पिछले सालों में या पिछले जो चुनाव प्रक्रिया रही है, तो क्या वो झूठी बातें हैं? विकास कहीं दिखता नहीं है? विकास यदि होता तो विकास दिखता, लेकिन कहे ना कि यहाँ तो पैसे से खरीद बिजनेस करने के लिए लोग आते हैं। 10 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं तो 20 करोड़ कमाते हैं, 1 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं तो 2 करोड़ रुपया कमाने के लिए आते हैं। यहाँ विकास का तो बात नहीं है। विकास के नाम पर यदि वोट मिलता तो यहाँ का विधायक 90 में ही केसी चाचा हो जाते, लेकिन केसी चाचा को भूलकर यहाँ की जनता आज पश्चाताप कर रही है। उसी तरह आज निराला को भूलकर बख्तियारपुर जनता पश्चाताप करेगी और मैं इसका मौका दूंगा बख्तियारपुर की जनता को पश्चाताप करने का। मैं हरनौत से कहीं से यदि विधायक बन के आऊंगा, निश्चित रूप से मेरा यहाँ कर्मभूमि है, यहाँ की सेवा तो करूंगा ही। तो क्या आपके अनुसार जो हरनौत में आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या वहां पैसा का खेल नहीं होगा? वहां अभी भी मैं संगठन की बात करता हूँ। वहां मुझे जो अभी 20,000 वोट मिला है लोकसभा में, मैं पैसा नहीं खर्चा किया। मुझे मात्र प्रचार में 2 लाख से 3 लाख रुपया खर्चा हुआ है और मैं 20,000 वोट वहां लाया हूं। और अभी जो स्थिति है कि निश्चित रूप से अम्बेडकरवाद का बात बताकर यानी नन कुर्मी वोटर को मैं वोट बंद कर दूंगा
और नन कुर्मी जहां बोलबंद हुआ, निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी यदि नालंदा से चुनाव लड़ेंगे तो वहां निराला जीतेगा। तो क्या निराला जी का इरादा जातीय समीकरण बनाकर चुनाव लड़ना है या सामाजिक समीकरण पर लाना है? मैं तो कह दिया कि नीतीश जी भी यदि आते हैं तो नन कुर्मी यानी कुर्मी बात करने वो आएंगे, जात बात करने आते हैं। नालंदे से क्यों बेटा, हरनौदी से बेटा क्यों लड़ाएंगे, नवादा से यहाँ से लड़ाए, बिहार शरीफ से लड़ाए, नालंदा से लड़ाए, हरनौ से ही क्यों लड़ाएंगे? इसीलिए कुर्मी का क्षेत्र उनका बनाया हुआ है। चंडी और हरनौ 2 विधानसभा था, दोनों को मिला करके उन्होंने कुर्मीवाद बनाया है। लेकिन उनको आभास होगा इस बार कि कुर्मीवाद नहीं है, वहां कुर्मी की आबादी बहुत कम है, नन कुर्मी अभी भी बहुत ज्यादा है। तो निराला जी का सुरक्षित क्षेत्र तो बख्तियारपुर था, फिर छोड़कर इतना संघर्ष करने का क्या कारण? जब जैसे निराला कहते हैं भैया, तो निराला नाम भी है, काम भी निराला है। कोई क्षेत्र सीमित किसी का बपौती नहीं है। बिहार नीतीश के बाबू का नहीं है, लालू जी के बाबू का नहीं रहा तो नीतीश जी के भी बाबू का नहीं है। तो ऐसे ही कोई क्षेत्र किसी का बपौती नहीं होता है। हमारा भाई ये चुनाव लड़ा है, हार गया लल्लू, अमरूद का रहा, मेरा बख्तियारपुर हो सकता है कि न लल्लू का रहेगा न उसका रहेगा, अमरूद का रहेगा, तीसरा का हो जाएगा, ये कौन जानता है? तीसरा से इशारा क्या है? कोई या जादव बहुल क्षेत्र है, तो क्या जादव के बाद भी कोई जाति यहाँ से चुनाव जीत सकती है? बिल्कुल, यहाँ जो जितने लोग हैं राजनीति करने वाले, अभी जो हम देख रहे हैं संजय जादव पद यात्रा कर रहे हैं, इन्हें रंजीत छात्र नेता वो भी आभास करते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और भाजपा में तो कहना नहीं है कि 10 जादव है जो पटना और दिल्ली राजनीति कर रहा है, जो कर रहा है कि हमको टिकट मिलेगा। टिकट तो नहीं मिला, टिकट मिलेगा लल्लू को ही मिलेगा। निश्चित रूप से वो लोग ही निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, वोट बटेगा और जादव का वोट बटेगा और तीसरा नंद जादव यहाँ लेके जाएगा, तब लगेगा कि यहाँ जाति विहीन राजनीति हुई है। तो क्या माना जाए, अभी तक तो यही माना जाता था कि बीजेपी ऐसी संगठनात्मक पार्टी है जहां की संगठन का ही चलता है, तो फिर क्या लोग विरोध में आएंगे पार्टी के? देखिए सर, संगठन क्या होता है? संगठन यदि बीजेपी को होता तो आरएसएस का सहारा क्यों लेता है? आरएसएस तो भाजपा नहीं है, आरएसएस न भाजपा ही है। लेकिन भाजपा आरएसएस क्यों संगठन में लाता है भाई? इसका मतलब कि भाजपा का संगठन कमजोर है। और संगठन का बात लेते हैं नाम, तो बहन मायावती जी को बहुजन का भी संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन उसका भी संगठन अनुसूचित जाति तक ही सीमित है, इसीलिए वो भी मार खा रही है। संगठन की पर कोई नेता आज ध्यान नहीं दे रहा है और न संगठन के आदमी को टिकट देता है। संगठन बनाता है कोई, टिकट देता है किसी को, इसीलिए पार्टी में लोग अब विश्वास नहीं कर रहा है, अब जनता में विश्वास कर रहा है। और नेता लोग भी जनते को जैसे फुसला है, जैसे जीतने वाला जो आता है, सब पार्टी की क्या बात है, राष्ट्रीय पार्टी सब पैसा वाला खोजता है, सामाजिक आदमी को क्यों नहीं खोजता है? यदि ऐसा ये लोग निर्लोभ है, संगठन पर ये लोग को भरोसा है, तो संगठन वाला आदमी को ही टिकट दे। क्या सबसे बड़ा संगठन का आरजेडी का नेता अरुण यादव है? जिधर हम लोग मंडल कमीशन का लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय उनका बाबूजी कहते हैं अंडल मंडल कमंडल, और क्या बोलता है माधो सिंह ही बैठ करके गाली देते थे मंडल कमीशन के लड़ाई लड़ने वाले को। और जब टिकट मिल गया तो फिर जादव लोग उनको वोट दिया, तब भी हार गए। आज यदि कोई कहता है संगठन की बात, जातीय समीकरण का वोट लेकर के सब पार्टियां आगे बढ़ रही है, जातीय समीकरण जोड़ रहा है। जैसे भाजपा में जीताराम मांझी, चिराग पासवान, ये सब क्यों जोड़ा जा रहा है? इसलिए कि जातीय वोट इन लोगों के साथ सट जाता है। यदि इनके पास संगठन पर बल है, भरोसा है, तो न चिराग की जरूरत है न मांझी की जरूरत है। इधर फिर तेजस्वी जी के पास चले जाइए, क्या कारण है? क्या कभी मलाह को खोजते हैं, कभी धानुक समाज को खोजते हैं, कभी मुसलमानी को खोज रहे हैं, कभी आप पशुपति पारस को ले रहे हैं। इसका मतलब आपका संगठन कमजोर है। आप जातीय समीकरण के नेताओं को गोलबंदी करके एक समाज में हवा बहाकर वोट लेना चाहते हैं और हवा में काम करना चाहते हैं। तो यह माना जाएगा कि बिहार की राजनीति बिना जाति के संभव नहीं। आज जितना जल्दी ये लोग समाप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से आने वाला कल में संगठन वाली पार्टियों का महत्व होगा और संगठन वाला ही लोग संगठन को टिकट देंगे और जीतेगा, तब समाज का काम होगा। समाज के काम के लिए आज कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है। आज सब जातीय उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट लेना चाहता है और लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। सस्ती लोकप्रियता के लिए सब पीछे दौड़ रहा है, संगठन पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। अभी स्वराज पार्टी वाला संगठन बात किया, संगठन नहीं बन पा रहा है। इसीलिए जैसे संगठन बनता है, पब्लिक वाला लोग कहता है कि तो ब्राह्मण है,
ब्राह्मण कभी हम लोग बैकवर्ड का काम नहीं कर सकता, बैकवर्ड समाज को उत्थान नहीं कर सकता, ये इतिहास बना हुआ है, इसी को फेल हो जाता है। तो आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे जहां से आप चुनाव लड़े, उस जनता को क्या कहेंगे? हम तो अम्बेडकरवाद का संदेश देंगे ना, ये अम्बेडकरवाद पर भरोसा करने वाले, संविधान पर भरोसा करने वाले, संविधान के सहारे जीने वाले, संविधान के सहारे जीवन का आनंद लेने वाले, संविधान के सहारे अपना विकास कराने वाले, संविधान के सहारे अपना लोकतंत्र स्थापित करके आजाद होने वाले लोग आज गुलाम बने हुए हैं। जातीय समीकरण के आधार पर आप मार खा रहे हैं। यदि आप उठना चाहते हैं तो आप बाबा साहब की बात कीजिए, बाबा साहब के संविधान से देश चलावे, बाबा साहब के संविधान से जो समाज को चलावे उसी को वोट दीजिए। अभी हमारी बात निराला जी से हो रही थी। इन्होंने कई बार मुद्दों को मुखर रूप से रखा है, या तो जातीय उन्माद की बात हो, धार्मिक उन्माद की बात हो, या फिर अम्बेडकरवाद की बात हो। इनका मानना है कि संविधान के अनुसार अगर चलते हैं तो सभी का उत्थान होगा, ना कोई जाति ना कोई धर्म होगा, केवल सामाजिक न्याय की बात होगी। और यह सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए खबर बिहार के साथ।